ससुराल वाले अपनी बेटी की चिंता करेंगे या बहू की बहू तो दूसरे की बेटी है। इना करवा नहीं भेजा तुम्हारी माँ ने। करवा चौथ के दिन इना की सास सुनीता जी इना के मायके से आए बायने का सामान फैलाकर बैठी थी। इना, मम्मी जी, माँ ने चेक भेजा है कि अपनी पसंद का चांदी का करवा मंगा ले। कुरियर में खोने का डर था। हाँ, पर चेक में पानी भर कर अर्घ देगी क्या? चश्मा नाक पर सरका कर सुनीता जी गुर्राए। इना के पति समर ने कहा, मम्मी आप बताए कैसा लाना है, मैं ले आता हूँ। अरे तू कहाँ जाएगा, सुबह से ही बीवी की चाकरी में लगा है। 4 बजे उठकर सरगी खिलाए और अब भी चौके में घुसा है। भाई, हमने भी करवा चौथ के व्रत करे थे, पर हमारी दरोगन अम्मा जी के सामने तेरे पापा मेरा जरा सा भी हाथ बटाने में शर्मावे थे। मम्मी एक बात कहूँ, समर घिधियाते सा बोला, इना को थोड़ा जूस दे दे क्या? निर्जल कैसे रहेगी? मम्मी एकदम उछल कर बोली, अरे हम भी प्यास के मारे हलकान हुए थे, पर मजाल है जो 1 घंट पानी हमारी अम्मा जी ने गटकने दिया हो। ये नई नई रीतें चलाने की जरूरत ना है। मम्मी जी इना से बोली, मेरी साड़ी भी ठीक ही है पर तेरी साड़ी जैसी नहीं है। अरे अपनी बेटी को तो जिंदगी भर देंगी, पहली बार तो सास को बेटी के ऊपर रखती। खैर, मम्मी जी का मोबाइल बजा। उधर से इना की नंद रीना थी। क्यों मम्मी, दोनों हाथों से बटोर रही हो क्या? समधिया ने कमाल। अरे बिटिया काहे का माल, बस मेरी साड़ी और शाल है। तेरी साड़ी के साथ तेरे पापा, दामाद जी और समर के सूट का कपड़ा, सब पर टैग तो बहुत महंगे लगे हैं। राम जाने, देखने में तो ऐसे ही लगे हैं, बस हमें सस्ते में ही टरका दिया। मिठाई तो इतनी कम की क्या, घर में रखूं क्या मोहल्ले में बांटूं? पहली करवा चौथ थी, कुछ तो धन का भेजा होता। सुनीता जी बहुत देर तक बुड़बुड़ाती रही, पर मम्मी तुमने तो मेरी पहली करवा चौथ पर मेरी और मेरी सास की साड़ी के अलावा कुछ भी नहीं दिया था। मेरी सास ने तो मुझे कुछ भी नहीं सुनाया था। धीरे बोलो, इना सुनेगी तो क्या सोचेगी? रीना ने धीरे से कहा। सुनती है तो सुन ले, मैं क्या किसी से डरती हूँ। परसों ही मेरी सहेली रमा ने अपनी बहू का करवा चौथ का बायना देखने को बुलाया था। क्या बताऊं, इतना सामान था, मेरी तो आंखें खुली की खुली रह गई। सुनीता देवी बहुत देर तक बुड़बुड़ाती रही। सोचा था कोई बात नहीं, मेरी बहू के मायके से इससे 21 ना आए तब कहियो। मेरी तो नाक ही कट गई। अब रमा सारे मोहल्ले में सिर ऊंचा करके घूमेगी। रीना ने माँ को समझाया कि इन चीजों में कोई बराबरी नहीं होती। आप खुद देखो, रमा आंटी की बहू कैसी है, उससे बड़े छोटे किसी का लिहाज नहीं, लाज शर्म तो उससे कोसों दूर है। आंटी कितनी बार आपके पास आकर रो चुकी है बहू के व्यवहार को लेकर। उधर हमारी इना हजारों की भीड़ में अलग दिखाई देती है, पूरे मोहल्ले में उसकी जैसी कोई नहीं है। तुम इतना कुछ कह देती हो, कभी पलट कर जवाब नहीं देती। फिर जितना उसके पीहर से आया उतना तुम्हें तो कभी नहीं देना पड़ा। मेरे ससुराल वाले तो जो भी तुम भेजती हो कभी मीन मेक नहीं निकालते, हमेशा तारीफ ही करते हैं। तुम्हारी नाक तो इना की वजह से ऊंची, तुम्हारी नाक तो इना की वजह से ऊंची है। सामान तो सिर्फ दिखावा है, किसी के लिए देर से घर थोड़े ही भरता है। असली गहना तो इना के रूप में हमें मिला है, आप ये क्यों भूल जाती हो? बस अब लेक्चर बंद कर। पता है जब से समर का ब्याह हुआ था मेरे मन में एक ही अरमान था, बहू के मायके से तीज त्योहार पर ऐसा सामान आए कि लोग देखते ही रह जाएं। पर मम्मी, मेरी सास भी अगर ऐसे ही सोचने लगे तब आप क्या करोगी? रीना ने माँ से पूछा। अरे हमने तो तेरे ब्याह पर ही सब तय कर दिया था कि बहुत लेने देने में हम विश्वास नहीं करते। हमें जो कुछ देना था एक बार दे दिया, बाद में कोई उम्मीद न रखें। सुनीता जी गर्दन तान कर बोली। रीना भी कहाँ मानने वाली थी, बोली, मम्मी इना भी किसी की बेटी है, उनके पास कोई पैसों का पेड़ तो लगा नहीं, नौकरी पेशा वाले हैं, बंदी बंधाई तनख्वाह पाते हैं। आपकी तीज त्योहार की रोज रोज की इच्छा को कैसे पूरी करेंगे, आप खुद सोचें। आप बेटी और बहू के लेन देन में इतना फर्क कैसे कर सकती हैं? सोचे कल को आपके इन छोटे छोटे लालचों से तंग आकर समर इना को लेकर अलग हो गया तब क्या होगा? कहकर रीना ने फोन काट दिया। सुनीता जी के दिमाग में रात भर रीना की कही बातें गूंजती रहीं। रीना की बातें उनके समझ में आ गई। सुबह उठते ही उन्होंने रीना को फोन लगाकर कहा, अरे मेरी बेटी इतनी समझदार है, मुझे तो अब पता चला, बेटा तूने मेरी आंखें खोल दी। उन्होंने फौरन इना की मम्मी को भी फोन लगाया और उनके भेजे सामान की खूब तारीफ की, धन्यवाद दिया और कह दिया कि आगे से उन्हें तीज त्योहार पर शगुन के अलावा कुछ भेजने की जरूरत नहीं। उन्होंने अपनी बेटी दे दी, समझो सब कुछ देख दिया। समर और इना सुनीता देवी के इस बदलाव को देखते ही रह गए। इना ने भी अपनी नंद को बहुत धन्यवाद किया। कुछ लड़कियां ऐसी होती हैं जिन्हें शारीरिक सुख ना मिले तो वो पागल होने लगती है। मैं भी उन्हीं में से एक थी। ऐसा नहीं है कि कैरेक्टर खराब, बल्कि ये पसंद टू पसंद डिपेंड करता है।
मेरी शादी 24 साल की उम्र में हुई और संयोगवश मेरी करीबी दोस्त, जो मेरे साथ कॉलेज में पढ़ी थी, उसकी भी उसी समय शादी हुई। हमारी जिंदगी के इस नए अध्याय की शुरुआत साथ हुई, लेकिन हमारे स्वभाव में काफी अंतर था। मेरी दोस्त शर्मीली और शांत स्वभाव की थी, जबकि मैं नटखट और चुलबुली थी। दोनों की शादी अच्छे परिवारों में हुई, लेकिन मेरे पति न केवल बेहद हैंडसम थे, बल्कि दिलदार भी थे। हमारी शादी की शुरुआत कुछ समय तक बहुत अच्छी रही। हम दोनों खुश थे, लेकिन जैसे जैसे जिम्मेदारियां बढ़ने लगी, घर के काम भी बढ़ते गए। इससे थकान हो जाती थी और हम दोनों ही मानसिक रूप से परेशान होने लगे थे। धीरे धीरे 1 साल बीत गया, लेकिन हमारे बीच प्राइवेसी जैसी कोई चीज नहीं रह गई थी। घर में हर कोई रहता था और हम अपने लिए वक्त नहीं निकाल पाते थे। मैं इस स्थिति से काफी निराश थी और मैंने अपने पति से अलग रहने का सुझाव दिया ताकि हमें एक दूसरे के साथ वक्त बिताने का मौका मिले। लेकिन मेरे पति इसके खिलाफ थे। उन्होंने कहा कि यह संभव नहीं है, लेकिन मैं अपनी बात पर अड़ी रही। इसका नतीजा ये हुआ कि घर में छोटी मोटी बहसें होने लगीं। मेरी सासू माँ को भी मेरे तरीके पसंद नहीं आते थे और अंततः हम दोनों के बीच झगड़े होने लगे। कुछ समय बाद मेरे पति ने दिल्ली से बेंगलुरु ट्रांसफर ले लिया। ये दिन मेरे लिए किसी आज़ादी से कम नहीं था। अब हमारे पास प्राइवेसी थी और हम अपने हिसाब से जिंदगी जी सकते थे। शुरुआती महीनों में पति का मूड थोड़ा खराब रहता था, लेकिन धीरे धीरे सब ठीक हो गया। एक दिन मेरा पीरियड मिस हो गया और जब जांच कराई तो पता चला कि मैं गर्भवती थी। यह अनप्लान था और मैं इस बात से घबरा गई। मैंने अपनी सहेली को फ़ोन किया, जो खुश हो गई और बताया कि वह भी 1 महीने से गर्भवती है। मेरी सहेली ने मुझे सलाह दी कि मैं ससुराल या मायके जाकर आराम करूं, लेकिन मैंने ये सोचकर मना कर दिया कि सब मैनेज हो जाएगा। मेरी सास को ये बात बताई तो वे बहुत खुश हुईं, लेकिन जब मैंने उन्हें आने से मना किया तो उनका मन शायद दुखी हो गया। समय बीतता गया और मैं गर्भावस्था में परेशानियों का सामना करती रही। जब भी अपनी दोस्त से बात करती, वह बताती कि उसके परिवार वाले उसका कितना ख्याल रख रहे हैं। ये सुनकर मुझे ईर्ष्या होने लगी और मैंने उससे बात करना भी कम कर दिया। जब मेरा डिलीवरी का समय नज़दीक आया तो मेरी सास आई, लेकिन 2 दिन बाद वापस चली गई। शायद उन्हें पिछली बार मना करने की बात बुरी लगी थी। इसके बाद मैं अपने बच्चे के साथ अकेली थी और सब कुछ अकेले संभाल रही थी। मेरी सहेली बताती कि कैसे उसका परिवार उसका और बच्चे का ध्यान रखता है। उसे देखकर मुझे एहसास हुआ कि परिवार के साथ होना कितना जरूरी है, लेकिन मेरा अहंकार मुझे वापस जाने नहीं दे रहा था। फिर एक दिन मेरे ससुर का फ़ोन आया। उन्होंने वीडियो कॉल पर अपने पोते को देखने की इच्छा जताई। उन्हें देखकर मेरी आंखों में आंसू आ गए और मेरे पति भी भावुक हो गए। अगली सुबह पति ने कहा कि हमें कुछ दिनों के लिए ससुराल जाना चाहिए। मैंने बिना कुछ कहे जल्दी से तैयारी की और हम फ्लाइट से ससुराल पहुंचे। जब हम घर पहुंचे तो सभी लोग खुशी से झूम उठे। मेरे ससुर, जो ठीक से चल भी नहीं पाते थे, अपने पोते को देखकर दौड़ते हुए आए और उसे गोद में उठा लिया। ये देखकर मुझे बहुत भावुकता हुई। 3 दिन बीते और सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। मैंने सोचा कि अब वापस जाना होगा, लेकिन जब मैंने अपने पति से पूछा तो उन्होंने कहा, अब हमें यहाँ से जाने की जरूरत नहीं है। तुमने जो गलती की है उसे सुधारने का वक्त आ गया है। मैं अपने माँ बाप को उनके पोते से दूर नहीं रखना चाहता। मेरे पति की इस बात ने मुझे एहसास दिलाया कि परिवार के साथ रहना कितना महत्वपूर्ण है। यही तो मैं चाहती थी, लेकिन पहले अपने अहंकार के कारण समझ नहीं पाई थी। आजकल कई लड़कियां चाहती हैं कि वे शादी के बाद अकेले रहें, जहां सिर्फ वे और उनके पति हों। लेकिन मेरा अनुभव कहता है कि ऐसा करना एक बड़ी भूल हो सकती है। परिवार के साथ रहने में कुछ मर्यादाओं का पालन करना पड़ता है, लेकिन उनके साथ रहने के फायदे कहीं ज़्यादा होते हैं। परिवार का साथ, उनके प्यार और सहयोग से मिलने वाली खुशी किसी भी आज़ादी से बढ़कर होती है।